Second one, maybe 2 and 2. Yes, it is. That is a biggie. It's out of here. Dhoni finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years. तुम्हें क्या लगा हम ये कमेंट्री सुनते हैं? हर किसी को ये लगता है कि ये क्रिकेट का खेल तो शुरू से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया है, पर यह खेल तो 1560 से चल रहा है और पहला इंटरनेशनल क्रिकेट मैच 1844 में कनाडा और यूएसए के बीच में खेला गया था न्यूयॉर्क में। पर फिर लगा कि पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन और सिविल वॉर संभाल लेते हैं, फिर जम के क्रिकेट खेल लेंगे। 1861 में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था। उस समय इन दो शब्दों का इस्तेमाल हुआ, टेस्ट मैच। इस दौरे को टेस्ट मैच इसलिए बोला गया था क्योंकि इंग्लिश टीम खुद को टेस्ट कर रही थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियन कॉलोनीज। टेस्ट मैच को ऑफिशियल फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट 1890 के बाद माना गया था, लेकिन उससे पहले भी कुछ सालों तक मैचेस खेले गए थे, तो फिर उन मैचेस को भी टेस्ट मैच का दर्जा दिया गया। अगर तुम किसी भी रिकॉर्ड बुक्स में जाके देखो तो वहां लिखा होगा कि पहला टेस्ट मैच इन दोनों देशों के बीच में 1877 में खेला गया था मेलबर्न एमसीजी के मैदान में, और ये दोनों ही देश को टेस्ट स्टेटस 1877 से ही मिला हुआ है। उसके बाद से बाकी देशों की टीम्स भी धीरे धीरे टेस्ट स्टेटस लेती गई, जैसे कि साउथ अफ्रीका को मिला 1889 में, वेस्ट इंडीज को 1928 में, न्यूजीलैंड को 1930 में, अपने भारत को 1932 में और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को 1952 में। ऐसे ही धीरे धीरे आज 12 टेस्ट टीम्स हैं। अब धीरे धीरे क्रिकेट खेल की ब्रांडिंग तो शुरू हो गई थी। अब ब्रांडिंग का सबसे बड़ा फायदा और पैतरा यही होता है कि तुम्हारे इमोशंस को जोड़ दे उससे, और वो करने में सबसे बड़ा हाथ होता है हमारे मीडिया का, क्योंकि हमारी आंखें और हमारे कान घर बैठे बैठे तो सब कुछ देख या सुन नहीं सकते, वो तो घर में मीडिया ही लाएगा ना। आजकल तो तुम्हारे मोबाइल में सब कुछ आ जाता है, तो संभालते रहो खुद को इन पैंतरों से घर बैठे बैठे। 29 अगस्त 1882 ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को पहली बार ओवल के मैदान में हराया था, और अगले ही दिन एक बहुत बड़े पब्लिकेशंस ने लिखा। तब से ही इस लिखी हुई बात पर दोनों टीम्स और उनके फैंस भिड़ते रहते हैं, और ऐसे बना पहला ब्रांड द एशेस। अब ब्रांडिंग तो हो गई, लेकिन इस ब्रांड को घर घर ले जाएं कैसे? तो फिर शुरू हुई रिकॉर्डेड मैच की रेडियो पर ब्रॉडकास्टिंग। अब कहा जाता है कि 1922 में पूरे मैच की ब्रॉडकास्टिंग हुई और 1924-25 में हुई एशेस की भी, लेकिन इस रिकॉर्ड का एविडेंस कहाँ है ये किसी को नहीं पता। पर उस एशेस सीरीज के एक मैच में कुछ कमाल हुआ। एक स्टेशन मैनेजर ने हर बॉल की कमेंट्री करी पूरे 7 दिन तक। हालांकि ये कमेंट्री सुनी सिर्फ एडिलेड के कुछ ही लोगों ने, क्योंकि तब ना तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी और ना ही इतनी फैली हुई। ऐसे शुरू हुआ
एक माइक्रोफोन के पीछे बैठकर मैच का विस्तार सुनाना हर घर में। जब ऑस्ट्रेलिया में ये किसी ने कर दिया तो इंग्लैंड कहां पीछे रहेगा। तब बीबीसी के एक बंदे ने एक प्रपोजल प्रेजेंट करा अपनी टीम को और उन्होंने यूएसए के बेसबॉल का एग्जाम्पल लेकर समझाया सबको कि कैसे कमेंट्री खेल में रुचि बढ़ाता है एंड क्रिकेट इज हियर टू स्टे। और फिर बस 1930 का एशेज हो या 1934 का एशेज, चाहे इंग्लैंड में हो या ऑस्ट्रेलिया में, बीबीसी ने जैसे तैसे जुगाड़ करके ब्रॉडकास्टिंग शुरू कर दी मैच की। कमेंट्री चालू हो गई और घर घर ब्रांडिंग पहुंच गई, क्योंकि हर किसी को सुनना था कि क्या हो रहा है मैच में। और ऐसे क्रिकेट का उभरता सितारा हर घर का नाम बन गया और सितारा था सर डॉन ब्रैडमैन। हमारा देश सबसे महान है और अगर तुम्हें इस पे जरा भी संदेह है, जाकर इतिहास पढ़ो, हर फील्ड का पढ़ना, उसके बाद ओपिनियन बनाना। हम जैसे ही आजाद हुए हमने बहुत तेजी से हर फील्ड में अपना नाम बना लिया। कुछ करने की आग हमारे देश में शुरू से ही थी। 1948-49 में आजादी के ठीक 1-2 साल बाद ही ऑल इंडिया रेडियो ने भी मैच ब्रॉडकास्टिंग शुरू कर दी और फिर धीरे धीरे इंडिया में भी घर घर क्रिकेट पहुंचाने की कोशिश शुरू हो गई। जिस चीज को दूसरे देशों को समझने में 50 साल लगे, हमें 1-2 साल में ही समझ में आ गया था। और जिन देशों ने यह खेल सबसे पहले खेलने का दावा किया, उनसे पहले भी वर्ल्ड कप जीता वेस्ट इंडीज ने और अपने भारत ने। बोला था ना, फ्लावर नहीं है अपन, आग है आग। चलो थोड़ा आगे आते हैं, क्योंकि आजकल की तुम्हारी दुनिया में इतिहास से ज्यादा मीम्स में इंटरेस्ट है। और जो मीम पर लिखा होता है, कुछ लोग तो आधा सच उसी को मान लेते हैं। खैर, उनकी भी गलती नहीं है। हम इंसान एस्केपिज्म ढूंढते रहते हैं, इजी वे आउट। अब कोई पंटर वो बैटिंग में ढूंढता है तो कोई किसी और चीज में। जिंदगी में छोटी सी छोटी बात भी इतनी बड़ी भसड़ लगती है सबको कि उससे डील करने की बजाय उसे इग्नोर करना सही समझते हैं। अब इस पे टर्म्स वगैरह बदलते रहते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म, कोस्टिंग, बेंचिंग, फलाना ढिमकाना, और ऐसे ही नए नए टर्म्स आते रहेंगे। जनरेशन चाहे 1560 की हो या फिर तुम्हारे टाइम की या मेरे टाइम 2007 से 11 की, इंसान हमेशा से ऐसा ही रहा है और हमेशा ऐसे ही रहेगा। टर्म्स बदलते रहेंगे, लेकिन जो असली बात है हमारे इमोशंस की, वो कभी नहीं बदलेगी। हम इंसानों को हमेशा से ही अपनी प्रॉब्लम्स को बिस्तर के नीचे सिरकाने में मजा आता है, जैसे मिट्टी को सिरका देते हैं। उससे कमरा तो साफ दिखता होगा, लेकिन कमरे में मिट्टी तब भी होती है। हम इंसान इमोशंस पर चलते हैं। ये इमोशंस हिलते रहते हैं, पास्ट के ट्रॉमा की वजह से, प्रेजेंट के एक्सपीरियंस की वजह से और फ्यूचर की टेंशन की वजह से। पर इंसानों की यही कमजोरी कि उन्हें उनके खुद के इमोशन समझ नहीं आते। ये हमारे लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है। कभी तुमने मैच म्यूट करके देखा है? मजा नहीं आता ना। साउंड डिजाइन बॉलीवुड हॉलीवुड में बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। इसका काम ही ये होता है कि तुम्हारा दूसरा सेंस, जो कि है तुम्हारा हियरिंग सेंस, उसे भी एंगेज करना, ताकि तुम्हें एक पूरा रियलिस्टिक एक्सपीरियंस मिले। अब मैच देखते टाइम विजुअली तो तुम एंगेज्ड होते ही हो। जब हियरिंग सेंस भी एंगेज्ड हो जाता है, तुम मैच में उतना ही ज्यादा इन्वॉल्व रहते हो। जितने ज्यादा एंगेज हो जाओगे, उतने ही तुम्हारे इमोशंस अटैच होंगे उससे। और जब जब इमोशंस अटैच होते हैं, तब तब आदमी का रैशनल माइंड चलना कर देता है बंद, और वो करता है गलती। और अपने धंधे में गलती ही तो मिसाल बनती है। तो हमारे पास गलती का कोई चांस ही नहीं है। इसलिए हमारी अलग कमेंट्री लाइन होती है, जो टू द पॉइंट बात सामने रखती है। अब मेरे क्रिएटर ने मुझे ये काम दिया है कि मैं तुम्हें 2007 से 11 के हमारे टाइम में कैसे बैटिंग होती थी वो समझाऊं। बड़ा ही औखा काम हैगा, पर मैं शिद्दत से करांगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ।
हुण मेरे पिछे बह जाओ, आपां एक गेड़ी लावांगे। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तुमने कहां से शुरुआत करी वो कभी नहीं भूलना चाहिए। वैसे ही आगे के चैप्टर समझने के लिए पिछले चैप्टर्स का रिवीजन जरूरी है। तुम्हें समझाया था मार्केट लेयर्स के बारे में। कुछ बुकीज, खास तौर पर टियर 1 बुकीज, अपना खुद का कमेंट्री लाइन रखते हैं। इसमें क्या होता है कि अपना खुद का बंदा स्टेडियम में बैठा है और वो वहां से लाइव अपडेट दे रहा है। अब तुम सोच रहे हो कि लाइव तो तुम भी अपने मोबाइल में देख रहे हो। नहीं, 9 सेकंड का डिले होता है ऑन फील्ड एंड लाइव टेलीकास्ट में। तो जब तक तुम्हें दिख रहा होता है तब तक अपन आगे बढ़ चुके होते हैं। पर हर टियर के बुकी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इन हाउस ये सर्विस बनाए, खास तौर पर टियर 3 बुकीज के लिए। तो मार्केट में टियर 1 बुकीज या फिर इंडिविजुअल सर्विस प्रोवाइडर्स कमेंट्री लाइन की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मैंने देखा आजकल तुम लोग ये मूवीज, म्यूजिक, खाना पीना और तो और डेट्स या शादी वगैरह के लिए भी सब्सक्रिप्शंस ले रहे हो। ये नया फंडा नहीं है, क्योंकि कमेंट्री लाइन की सर्विस बहुत सालों से सब्सक्रिप्शन मॉडल पर ही चल रही है, जहां सर्विस प्रोवाइडर फीस लेता है और बदले में एक प्राइवेट नंबर देता है जिसमें आप कुछ बोल नहीं सकते, बस सामने से जो बोला जा रहा है वो सुनते जाओ। भाव लाइन और कमेंट्री लाइन दोनों ही अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। भाव लाइन पंटर्स तक मैच के साथ बदलता भाव बताने के लिए होता है और कमेंट्री लाइन सिर्फ और सिर्फ बुकीज इस्तेमाल करते हैं। किसी कस्टमर या पंटर को यह सर्विस देनी है या नहीं देनी, ये बुकी का खुद का डिस्क्रिप्शन होता है। तुम्हें बताया था जिस पे ज्यादा इन्फो वो बाजी जीत जाएगा। कमेंट्री लाइन एक तरह का एडवांटेज ही होता है जो हमको तुमसे आगे रखता है। तो किसी भी तरह का एडवांटेज छोड़ते नहीं हम। आज तुम्हें वो सुनाता हूं जो हमें सुनता है। बॉलर चालू, खाली 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 खाली, डबल डबल डबल, 3 चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट, बारिश बंद, बारिश चालू। बस और नहीं सुना सकता। कुछ तो अपने भी ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं। हमारे ग्रुप में ये कमेंट्री लाइन की सर्विस की सब्सक्रिप्शन हमने सुरेंद्र से ली हुई थी। उसके काम करने का अंदाज और उसका दुनिया के प्रति नजरिया थोड़ा हटके है। इस दुनिया में इतने अलग अलग नजरिए होते हैं सबके। कभी कभी तो समझ नहीं आता कि कौन सही है और कौन गलत, किसकी सुने और किसकी ना सुने, किसकी माने और किसकी ना माने। इसी कश्मकश में आधे से ज्यादा लोगों की जिंदगी निकल जाती है। आधी से ज्यादा दुनिया को कमेंट्री करने में बड़ा मजा आता है। खुद की जिंदगी तो संभल नहीं रही होती, पर उन्हें दूसरों की जिंदगी पर कमेंट्री जरूर देनी होती है। ऐसे लोग मुंह खोलते ही बकवास करने के लिए गधे कहीं के। मुझे जज करने वाले तुम लोग होते कौन हो? क्या उखाड़ लिया तुमने ऐसा जीवन में जो आते जाते कमेंट्री दे रहे हो?
कुछ काम धंधा तो है नहीं, पर कमेंट्री जरूर देनी है। और उनकी कमेंट्री सीधा दिल को चुभती है, क्योंकि वो हमारे करीबी लोगों को सुनाते हैं। मन तो ऐसा करता है कि उनकी जुबान हलक से खींच दूं, पर तभी मेरा क्रिएटर मुझे रोक देता है और वो यही समझाता है कि दुनिया का हर इंसान एक इमोशनल साइकिल में फंसा हुआ है। और तेरी कहानी इस बुक द गेम ऑफ चॉइसेस से लोगों को यही समझ आएगा कि वो जिस फेज में होते हैं, जैसे उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं, जैसे उनकी समझ होती है, उसी से उनका परसेप्शन बनता है। वो बस दूसरे फेज ऑफ साइकिल में है। जिस दिन फेज बदलेगा उस दिन समझ भी बदल जाएगी। हर इंसान की चॉइस उनका इमोशन करवाता है। अब इतना दरिया दिल मैं तो नहीं हूं, उसे रहना है तो रहे, वो ही नेकी करता रहे और दरिया में डालता रहे, पर मुझको नहीं सुनना है ये सब। मेरी माँ को बहुत लोगों ने सुनाया था मेरे बारे में, मेरे रिश्तेदारों तक ने, कि ये क्या करेगा जीवन में, पढ़ता लिखता नहीं है, नौकरी नहीं है, कौन करेगा इससे शादी। जिस दिन पैसा कमा के घर बनाया था उस दिन वही रिश्तेदार खुद बोले, अब बड़ा हो गया अपना बच्चा। यही दुनिया जो तुम्हारे बुरे टाइम में बुरा बोलती है वही अच्छे टाइम में अच्छा बोलती है। तो उनके बोलने से तुम्हारी औकात नहीं बनती है, तुम्हारी औकात बनाओगे तुम खुद। और हमेशा याद रखना, जितने मुंह उतनी कमेंट्री।